हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लेंस का आवर्धन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और हम लोग बात करेंगे लेंसों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। यदि हम लोग दो लेंसों को आपस में जोड़ कर रख दें तो उनका संयोजन क्या होगा, उनकी संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, जो आपके सामने लिखा है यही होगा। लेकिन आज हम लोग इसको यहाँ पे पूरा निगमन इसका करेंगे। साथ ही साथ अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, क्लास 12th में ये पूछा जाता है कि लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है और लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन लगातार कई वर्षों से बार बार पूछा जा रहा है, तो इस परिभाषा को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसी के साथ समझेंगे सबसे पहले कि लेंस का फोकस क्या होता है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। बच्चों, सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही होगी कि लेंस का फोकस। इसे समझने के लिए मैं कुछ यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा और उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये उत्तल लेंस है, ठीक है, हमने बना दिया कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये उत्तल लेंस है। अगर ये हमारे पास उत्तल लेंस है, इसी तरीके से एक और उत्तल लेंस हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि इसी तरीके से एक और उत्तल लेंस है, तो इस तरीके से एक और उत्तल लेंस, हमारे पास ये 2 उत्तल लेंस हो गए। अब इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास मुख्य अक्ष होगा, तो हमने इनका जो है वो मुख्य अक्ष बना दिया है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसमें ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, वो कहाँ होगा। तो इसका जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो यहाँ पर होगा, तो इसे हमने लिख लिया कि ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है और इसे भी हमने लिख लिया कि भाई ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस लेंस के समांतर कोई प्रकाश की किरण मान लो आ रही है, ऐसे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण कोई आ रही है। आने के बाद यह प्रकाश की किरण को क्या करेगा, अभिसरित करेगा, तो जिसकी वजह से यह प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे आके मान लीजिए कि निकल जाती है। बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना। इसी प्रकार से मान लिया कि ये नीचे से ऐसे प्रकाश, समांतर किरण प्रकाश की आ रही है और इसके बाद ये ऐसे जाके यहाँ से गुजर जाती है। इस तरीके से हमने मान लिया कि भाई ये ऐसे जाके यहाँ से गुजर जा रही है, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये जहाँ से गुजर रही है उस पॉइंट को हम कुछ नाम देंगे, अभी बाद में देंगे, अभी अच्छे से आप पहले समझने की कोशिश करें, ठीक। इतना तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है और यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे चलती है और उसके बाद यहाँ से ये ऐसे चलती है। अब ये प्रकाश की किरणें जब लेंस से गुजरती हैं तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। बहुत अच्छे से समझना, काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा उत्तल लेंस है। पहले चित्र में प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से आ रही है और समांतर हो जा रही है। उसके बाद दूसरे में देखा हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, आने के बाद एक बिंदु से गुजर गई। ठीक इसी प्रकार से हम लोग एक अवतल लेंस भी बना सकते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक अवतल लेंस है ऐसे, ठीक। जल्दी जल्दी से मैं बनाता हूं। ये अवतल लेंस है, इसके बाद इसका ये मुख्य अक्ष है, इसका भी क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक। अब इसमें कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वो क्या है, अब उनको एक बिंदु पर, भाई ये तो वास्तव में से एक बिंदु से चल रही थी और समांतर हो जा रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को मान लीजिए ऐसे आ रही है और सबसे पहले इसको बना लेते हैं, है ना, तल। ओके, चलो। अब ये क्या करेगा, ये प्रकाश की किरणों को समांतर कर देगा। समांतर आ नहीं रही थी लेकिन इसने क्या किया, समांतर कर दिया, ठीक। इसने क्या कर दिया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, कर दिया इसने। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये प्रकाश की किरणें ये जाके किसी पॉइंट पे जाके यहाँ पे मिल रही थी ऐसे, और उसके बाद इसी तरीके से अगर ये वाली प्रकाश किरण आ रही है, मान लो अभी मैं उसमें बनाता हूँ, रुक जाओ। ये प्रकाश किरण आ रही है तो इसको भी क्या कर देगा, ये समांतर कर देगा ऐसे, तो इसने भी इसको भी क्या कर दिया, समांतर कर दिया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रकाश किरणें एक पॉइंट पे आने के बाद ऐसे मिल रही थी ऐसे। अगर ये सीधी आती तो एक पॉइंट पे ऐसे मिलती, ठीक, ऐसे मिलती, इस पॉइंट पे आके मिलती। और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां मान लीजिए पहले ही हमने बोल दिया कि समांतर आ रही थी, ठीक। हमने कहा कि यहां पहले ही हमने बोल दिया कि समांतर आ रही थी।
तो ये मान लीजिए कि समांतर आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं समांतर। अब ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाने का इसका काम है, और अगर इन किरणों को हम पीछे बढ़ाना शुरू करें तो एक पॉइंट पे आके क्या करती हैं, मिल जाती हैं, और जिस पॉइंट पे आके मिल जाती हैं वो भी कोई पॉइंट ही होगा। अब इन सबको अच्छे से समझो, पहले अच्छे से बेटा, क्लियर, अच्छे से समझने की कोशिश करना। हुआ ये कि जब लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो आने के बाद एक, इस पर समझना इन दोनों को, पहले लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं और आने के बाद एक पॉइंट से गुजरती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और इसको प्रथम फोकस नहीं बोलते, इसको हम द्वितीय फोकस बोलते हैं। परिभाषा में भी बोल दूंगा, लिख लेना। इसमें भी क्या हुआ, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही थी और उसके बाद यहां जो खड़ा है उसको लग रहा है, यहां पे कोई खड़ा है उसको लग रहा है ये इस वाले पॉइंट से आ रही है, इसको भी क्या बोलते हैं, फोकस, और ये इसका द्वितीय फोकस होता है जिसको हम लोग F2 बोलते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब परिभाषा बनी कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद किसी बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। जबकि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां पे तो कुछ और ही है। यहां पे क्या हुआ कि किसी बिंदु से चलने वाली, यहां लग रहा है यहां पे कोई खड़ा है, उसको लगेगा इधर से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि किसी मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद या तो समांतर हो जाएंगे या समांतर होते हुए हमें क्या कर देंगे, प्रतीत होंगे। इज इट क्लियर? यहां तक तो कोई समस्या हो ही नहीं आपको, ठीक। कि प्रथम फोकस क्या है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद समांतर हो जाती हैं, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद एक बिंदु पे मिलती हैं जिसे हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। यहां से क्या आइडिया मिला मुझे यह आइडिया मिला कि जो प्रथम फोकस था इस उत्तल लेंस में वो बाईं तरफ था और उसमें जो है वो दाईं तरफ है। बात समझ में आ गई? और इसमें क्या है कि इसमें द्वितीय फोकस दाईं तरफ है, लेकिन द्वितीय फोकस इसमें किधर है, बाईं की तरफ है। अब हम अगर बात करें तो आप ध्यान देंगे एक जिसको मुख्य फोकस बोलते हैं, जहां भी बात मुख्य फोकस की हो रही हो वहां पे हम F2 लेंगे। यही वजह है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमारी धनात्मक होती है क्योंकि वो दाहिनी तरफ होती है, और इसमें हमारी ऋणात्मक होती है क्योंकि F2 हमारा इधर होता है। जब मुख्य फोकस की बात हो रही होगी तो वहां पे हम F2 की बात कर रहे होंगे। तो ये तो परिभाषा थी जो कि आपको हमने बता दिया। बाकी नोट्स आएगा, उसमें लिखा लिखाया मिलेगा, आप नोट कर लोगे आराम से। अब हम समझते हैं कि लेंस का आवर्धन क्या होता है। इसे समझते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O, इन दोनों के अनुपात को हम लेंस का आवर्धन कहते हैं। क्या बताया सर ने कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई I और वस्तु की लंबाई O, इन दोनों के अनुपात को हम लेंस का आवर्धन कहते हैं। इसे m से लिखा जाता है, यह फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बच्चों की, या m बराबर v बटे u। v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, ये वस्तु की दूरी है। तो यहां तक तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए कि आपके पास एक उत्तल लेंस है, ठीक, और हमने बोला कि ये है क्या, हमारे पास एक अवतल लेंस है, ठीक। एक उत्तल लेंस बनाते हैं और एक अवतल लेंस बनाते हैं। तो एक उत्तल लेंस हो गया और एक अवतल लेंस हो गया, ठीक। चलो अब आपको पता है कि ये रखा हमने इधर वस्तु, इधर भी हमने क्या रख दी, वस्तु, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, वस्तु, ठीक। समझ में आया? ये जो हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, और बच्चों ये कैसा बनाता है, नेगेटिव भी हो सकता है इसमें आवर्धन, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किसके लिए निगेटिव होगा, किसके लिए पॉजिटिव होगा, ये बात नहीं पता चल पाती। तो चलिए हम उसको सबसे पहले बता देते हैं। m बराबर अगर आपका धनात्मक आया और m बराबर अगर आपका ऋणात्मक आया, सोचिए एक बार, सोच कर देखिए, अगर ये वस्तु यहां रखी है और इसका प्रतिबिंब अगर यहां पर बन जाए, अगर ये वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब यहां बन जाए, तो I जो है वो ऊपर है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जैसे हमने आपको पिछले एक दो वीडियोस में बताया है, तो ये हमारी होगी पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे की तरफ आते हैं तो निगेटिव वैल्यू होती है। ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, तो इसका मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, सॉरी ऊपर नीचे हमारा प्लस क्योंकि वस्तु है, और ऊपर क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमारी वस्तु कैसी बनेगी, मतलब सीधी बनेगी और सीधी के साथ साथ वास्तविक बनेगी अगर, तो प्लस में आएगा आंसर, सॉरी माइनस में आएगा। अब इसको नीचे कर देंगे, वास्तविक व अगर उल्टा बनता है तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कैसा आने वाला है, माइनस में आने वाला है। समझिए फिर से एक बार मैंने क्या कहा भाई, m बराबर I बटे O होता है, और I का वैल्यू अगर हमारा निगेटिव है, O का वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव है, तो भाई निगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या देगा, वो निगेटिव ही देगा। इसमें आ जाओ, अगर हम लोग इसमें यहां वस्तु रखते हैं तो हमें पता है इसका प्रतिबिंब हमको यहां मिल जाता है, हमें क्या करता है, यहां मिल जाता है, यहां हमको मिलेगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कैसे प्रतिबिंब है, ये आभासी है। तो अगर आभासी के साथ साथ वो सीधा बनाएगा तो हमारा आवर्धन जो होगा वो धनात्मक होगा। अब दूसरी बात कि m का मान 1 से कम कब होगा, m का मान 1 के बराबर कब होगा, m का मान 1 से ज़्यादा कब होगा। देखो, यदि हमारी प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ी बन जाए, यदि प्रतिबिंब का साइज छोटा बन जाए वस्तु की साइज से, तो आवर्धन 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कम है तो इसका मतलब ये मान भी क्या करेगा, कम करेगा। करके देख लो, m का I बराबर 1 लेते हैं, O बराबर 2 लेते हैं, बोलो ये छोटा लिया, ये बड़ा लिया, और इसका मतलब ये छोटा लेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 1 से छोटा। 1 से छोटा ही है कि नहीं, क्योंकि 0.5 आएगा इसका आंसर, 1 से छोटा है। तो ये पता चला कि यदि I जो है वो O के बराबर हो जाए तो 1 आता है, 1 के बराबर आएगा। अगर I का मान बड़ा हो जाए तो O का मान छोटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, M का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात यहाँ से मुझे पता चली और इनको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया जो मैंने इतनी बातें बताई। तो आवर्धन में मुझे पता चला कि हाँ, किसी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि m बराबर v बटे u। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से बच्चों तैयार हो गया। ये आभासी सीधा बनेगा तो धनात्मक होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा तो ऋणात्मक होगा, कब 1 से ज़्यादा होगा, कब 1 से कम होगा, कब 1 के बराबर होगा। तीनों बातें सर ने बता दी, परिभाषा नोट कर लिया, काम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जल्दी से, आप चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसके बाद हम लोग और कुछ बात करने वाले हैं, ठीक, यहाँ तक तो क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक वैसे ही इसे P से लिखा जाता है। इसका मात्रक जो होता है, इसे P से लिखते हैं हम लोग, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, और इसे हम लोग D से लिखते हैं बच्चों, ठीक। ये हो गया लेंस का क्षमता। अब इसका सूत्र क्या होता है, ठीक, इसका सूत्र क्या होता है। अगर मैं बात करूं सूत्र की, तो लेंस की क्षमता जो होती है जिसे हम लोग P से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/f, है ना, 1/f होता है। अब ये जो 1/f लिखा सर ने, इसको अच्छे से समझना। यदि फोकस दूरी हमारी, यदि
फोकस दूरी हमारी कैसे, ये वीडियो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, आपको बहुत, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में भी चल रहा हूँ। यदि फोकस दूरी हमारी किस में हो, मीटर में हो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो बाई चांस हमारी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो क्या करोगे भाई? मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हम इसमें 100 से गुणा कर दिए, तो इसमें अगर 100 से गुणा करेंगे तो 100/f हो जाएगा और ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ये कब होगा? यदि फोकस दूरी हमारी किस में हो, सेंटीमीटर में हो। ये बन गया कि अगर फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में होगी तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आसान है, कुछ है ही नहीं। ठीक, इतनी बात तो अच्छे से क्लियर हो गई। अब सुनो, कुछ नोट पॉइंट करना है हम लोगों को। अगर मैं बात करूं, ये नोट में आप लिख लेना नीचे कि अगर उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें f का मान धनात्मक होता है। तो उत्तल लेंस के लिए p का जो मान आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। और अगर मैं अवतल की बात करूं, अवतल लेंस के लिए तो ये कैसा आएगा, p का मान ऋणात्मक आएगा, है ना। तो काफ़ी आसान था, हम लोगों ने समझ लिया कि भाई प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता हमारी लेंस की क्षमता कहलाती है। और ये बातें हमने नोट कर ली कि उत्तल लेंस के लिए p का मान धनात्मक होता है, अवतल लेंस के लिए p का मान ऋणात्मक होता है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। इसके बाद इधर आते हैं, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों द्वारा, संपर्क में रखे पतले दो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक क्या है, लेंस है, ठीक। और इस लेंस का हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, मान लो ये मुख्य अक्ष हो गया ऐसे, ठीक। अभी दो कहा है, हम एक रख के काम चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। पहले एक से काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद काम करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अपनी जो है एक वस्तु को रख दिया ऐसे। अब तुम्हें ये बात तो अच्छे से पता ही है कि यहाँ से चलेंगी प्रकाश की किरणें ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे। और यहाँ पे ये हमारा ऐसे लेंस है, ठीक, अच्छे से समझना। अब क्या हुआ कि ये प्रकाश किरणें ऐसे चलेंगे। अब जैसे ही ये प्रथम पृष्ठ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, रुकिएगा एक मिनट, हाँ, जैसे ही ये प्रथम पृष्ठ पे यहाँ पहुंचेंगे हम लोग, अब ये क्या करेगा, रुकिएगा बच्चों एक सेकंड, फिर से, ठीक, पतला सा बना देते हैं ना ताकि अच्छे से आपको समझ में भी तो आए, ठीक। अभी प्रथम पृष्ठ पे पहुंचेगा, ये थोड़ा सा क्या करेगा, नीचे की ओर ऐसे झुकेगा, है ना। और इसके बाद ये इधर से जाने के बाद ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक। अब ये हुआ क्या, यहां से चली प्रकाश की किरण और इधर से चली गई ऐसे। लेकिन मान लो कि एक लेंस था, अभी एक और लेंस हो जाए तो क्या होगा। तो सर ने बताया कि ऐसा करते हैं, जैसे लेंस था इसी तरीके से एक और लेंस यहाँ पे मान लेते हैं कि एक नहीं दो लेंस हैं और ये आपस में टच करते हुए ऐसे रखे हुए, जैसे रख दिया सर ने, ठीक, दो लेंस कर दिए सर ने। इस लेंस का ये वाला पॉइंट जो है एक, और इसी तरीके से ये एक और लेंस बनाया सर ने ऐसे। ये वाला पॉइंट जो ये वाला बनाया सर ने, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट हमारा मान लीजिए C1 है, और ये पॉइंट सर ने मान लिया कि ये पॉइंट कौन सा है, C2 है, ठीक। इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई हो। लेकिन ये C1 C2 तो बहुत पास है, तो हम इनका एक कॉमन पॉइंट मान लेते हैं, और वो मान लिया हमने कि यहां पे है, ठीक। और इसको हमने मान लिया कि ये कौन सा है, C है। लेकिन पहले लेंस के द्वारा वहां पे बना था प्रतिबिंब। अब दूसरे लेंस के आने की वजह से, जैसा पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि दूसरे लेंस के आने की वजह से यहाँ पे जैसे ये इसके द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए कि ये आई डैश प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो आई डैश बना है हमारा, उसके पहले कुछ और काम भी करते हैं, ठीक है। चलो पहले समझो,
इतना तो समझ में आया होगा। अब ये जो बना हुआ है ये क्या करेगा, इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। इस दूसरे लेंस के लिए ये प्रतिबिंब जो बना है आभासी वस्तु का काम करेगा, और आभासी वस्तु का जब काम करेगा तो आभासी प्रतिबिंब ही क्या करेगा, ये बना देगा ऐसे। इसने क्या किया, आभासी ही प्रतिबिंब इसने बना दिया ऐसे। जब इसने आभासी प्रतिबिंब बनाया और ये बन गया कहां पे, आई पे, इसको हमने मान लिया कि भाई ये क्या है, आई है। ठीक, अब मुझे कुछ समझना है, काफी अच्छी तरीके से समझना है, अब जरा ध्यान से देखना। ये पहले इस C1 पॉइंट से इसकी जो दूरी थी वो सर ने मानी कि कितनी है, ज्यादा मोटी हो गई। वो दूरी सर ने मानी कि कितनी है, u। वो सर ने मान लिया कि u है। ठीक, अच्छा, इसके द्वारा, इसी के द्वारा जो यहां से लेकर ये दूरी थी ये सर ने मान लिया कि कितनी है, v डैश। यहां से लेकर यहां तक, अच्छे से समझना, मैं अभी थ्योरी बोल दूंगा, आप नोट कर लेना। और यहां से लेकर यहां तक ऐसे सर ने मान लिया। ठीक, अच्छा, दूसरे लेंस के द्वारा जो यहां से लेकर यहां तक दूरी जो है वो हो गई हमारी, ये हो गई हमारी क्या, v। ठीक, आ गई बात समझ में इतना। अब अच्छे से समझो मेरी बात। माना दो लेंस, मैं थ्योरी बोल देता हूं आपको, आप लिख लो। माना दो लेंस L1 और L2 संपर्क में रखे हैं, मैं थ्योरी बोल देता हूं, आप नोट कर लो। ठीक है, मेरी बात अच्छे से समझने की प्लीज कोशिश करना। ठीक है, माना कि दो लेंस L1 और L2 संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 और F2 हैं। इसकी फोकस दूरी क्या है, F1 है, मैं यहां लिख लेता हूं ताकि भूलू ना। इसकी फोकस दूरी F1 है और इसकी फोकस दूरी हमने मान ली कितनी है, F2 है। ठीक, इसके बाद आपको थ्योरी में लिखना है कि एक बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर L1 के सामने U दूरी पर रखी है। यह बिंदु वस्तु है, ये कहां है, मुख्य अक्ष पर रखी है। इतना कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद हमने लिखा कि लेंस जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, वो वहां पे जाने के बाद प्रतिबिंब बन गया। इसके बाद आपको लिखना है भाई जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, बस इतना हो गया। ठीक, तो अब हम लोग लिखेंगे कि लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, बड़ा आसान है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अच्छा, लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/, अच्छे से समझना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही तो कहता है। लेकिन ये फोकस दूरी पहले लेंस के लिए क्या है, F1 है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश है और वस्तु की दूरी यही है। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। अगर ये वस्तु का कार्य करता है तब वस्तु की दूरी अब कितनी हो जाएगी, वस्तु की दूरी जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी, जो कि हमारी कितनी हो गई, v डैश। इनको कॉमन मानने के बाद कि भाई ये दोनों बहुत पास पास हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमने डायरेक्ट ही बता दी है, बाकी आप चित्र में बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तब वस्तु की दूरी हमने क्या मानी है, v डैश, तथा इस वस्तु द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब I, जिसकी L2 से दूरी कितनी है, v है। ये बात मान ली हमने। अच्छा, यहां लिख सकते हो कि तथा इस ध्यान से सुनिए, तब वस्तु की दूरी ये होगा, और इन्होंने लिखा कि प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए, यहां कुछ ऐड कर लो, यहां कर लो आभासी वस्तु।
आभासी वस्तु का कार्य करता है तब वस्तु की दूरी v डैश तथा इस वस्तु द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब I जिसकी दूरी v है। कहां से है? L2 से दूरी हमारी v है। अब अगर हम लोग लेंस सूत्र लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि भाई 1/f2 बराबर 1/ क्या लिखते हैं v, और v की जगह पे इस बार कौन है? देखो जरा ध्यान से, v की जगह पे v है जो कि हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन वस्तु की दूरी इस बार बदल गई और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर कौन सा? 2। अगर हम समीकरण 1 को देखें, 2 को देखें तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव है। समीकरण 1 और 2 को हम अगर वापस आपस में क्या कर ले? जोड़ लें। क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ लेते हैं। तो हमने क्या किया? समीकरण 1 + 2 से इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 1/f बराबर, फिर हो जाएगा 1/f1 + 1/f2, बायां बायां पक्ष जोड़ लिया हमने, है ना। अब इधर आ जाते हैं, 1/v डैश माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/v डैश, है ना। तो 1/v डैश माइनस 1/u, ये तो हो गया हमारा 1/f1 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश। देख लीजिए ध्यान से, यही तो लिखा हुआ है क्योंकि हमारी वस्तु की दूरी हो गई। अब बहुत आसानी से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कमजोर से कमजोर समझ पाएगा। ये कट गया यहां से। अब मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचता है 1/, ध्यान से समझिए, 1/v माइनस 1/u, और इधर बचा हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2। बोलो क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? हमें उम्मीद है आप लोगों को यहां तक तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक काम करें, ये जो हमने माना है कि 2 लेंस लगे हैं, ये बहुत पास पास है ना, ऐसा मानते कि दोनों एक ही लेंस हैं, तो फिर क्या होता? उसकी फोकस दूरी f मान लिया, प्रकाशीय केंद्र c मान लिया। इधर आते हैं, हमने मान लिया कि यदि दोनों पतले लेंसों के स्थान पर केवल एक लेंस लगा हो, है ना, एक लेंस लगा हो जिसकी फोकस दूरी f हो, जिसकी फोकस दूरी कितनी हो? f हो, तब हम बोल सकते हैं कि भाई 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 4। अब हम ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं कि भाई समीकरण नंबर 3 व 4 से, अच्छे से समझना, अगर 3 और 4 से हम देखें तो मुझे मिलेगा कि भाई इसके बराबर ये लिखा हुआ है तो ये 1/f वहां पहुंच जाएगा, तो मुझे मिलेगा कि भाई 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। बोलो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? कुछ था इसमें? कुछ भी तो नहीं है। ठीक, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। ये था कि संपर्क में रखे, अगर हमारे दोनों संपर्क में रखे, अगर 2 हमारे पास लेंस हैं और दोनों संपर्क में रखे हैं तो उनकी फोकस दूरियां ये होंगी। प्रूफ हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जब आपने देखा था कि हेडिंग डाली थी आपने कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और आपने जब इसको स्टार्ट किया था लिखना, उस केस पे सबसे पहले यहां पे आप डाल लेना कि यदि दोनों लेंस उत्तल हो, अगर हमारे दोनों के दोनों लेंस कैसे हो? उत्तल हो, तब क्या कर लेंगे हम लोग? ठीक, तब ऐसे केस में क्या होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने? चलो अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, समझिएगा। दूसरा है कि यदि एक उत्तल
कभी कभी हो जाता है एक उत्तल लेंस व दूसरा अवतल हो। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं है भाई, पहले लेंस के लिए हमने माना कि भाई F1 बराबर, ये तो पहला F होगा क्योंकि ये हमने मान लिया कि F1 बराबर प्लस F1। ये क्यों माना उत्तल के लिए? क्योंकि ये धनात्मक होता है। ये हमने उत्तल के लिए मान लिया कि पहला लेंस हमारा उत्तल है। दूसरे के लिए हमने माना कि भाई F2, दूसरा वाला हमारा क्या है? अवतल है। तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला हमने ये वाला पढ़ा था, अब इसी में हम लोग बस केवल ये यहाँ पे माइनस F2 कर देंगे और इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। तो बोलो क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि अगर एक उत्तल एक अवतल होगा तो ये होगा, ठीक? और सोच के देखो अगर दोनों उत्तल अवतल हो जाए तो क्या होगा? फोकस दूरी दोनों हम माइनस ले लेंगे, बस जो आएगा लिख देंगे। तो इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं था। चलो एक काम करते हैं, एक नोट लिखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। इसके बाद आप लोगों को एक नोट लिखना है, ये फॉर्मूला देखिएगा फिर नोट लिखते हैं। नोट देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि लेंस की क्षमता P हो और दो लेंस यदि दो लेंस परस्पर संपर्क में है जिनकी क्षमताएं P1 व P2 हों, तो हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे कि भाई P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब आपके माइंड में आया होगा सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? देखो सोचो एक बार कि 1/f बराबर P होता है, तो 1/f लिखा है, 1/f1 लिखा है, 1/f2 लिखा है, वैसे ही तो है। तो आसान था, हमें उम्मीद है पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सारे का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक हम लोगों ने इतना कर लिया। आज का सेशन कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं था, ठीक? केवल ये लास्ट वाला निगमन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बाकी आप लोग पहले से ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर कर चुके हो, पहले से पढ़ चुके हो। अगला सेशन जो होगा हमारा वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा, क्योंकि हम लोग अगले सेशन में न्यूमेरिकल करने वाले हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वाले, ठीक? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अगले सेशन के लिए इंतज़ार करेंगे। अगले सेशन के लिए हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और ट्राई करूंगा मैं कि पहला लाइव क्लास आपको न्यूमेरिकल का दे सकूं, ठीक है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।